Hello dear students, myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGreed। तो चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट स्टैंडर्ड 9 वो चैप्टर जो परेशान करता है, वो चैप्टर जो समझ में नहीं आता है, वो चैप्टर जहाँ वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर आता है, तो आप चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं। ये चैप्टर आप वीडियो तभी देखने आए होंगे जब वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे। अगर वीडियो को एंड तक बने रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व करा दूंगा, वो मेरी गारंटी। बट उससे पहले सब बेसिक चीज समझनी पड़ेगी। अब ये चैप्टर में तुमको बताऊं, ये चैप्टर चाहे तुम इंजीनियरिंग ले लो, चाहे तुम बीएससी एमएससी ले लो, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और बेसिक ही वही है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो वो चीज अपने को देखनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट क्या होता है। तो इस चैप्टर को क्यों ऐसे निकाला गया तो समझो। तो सबसे पहले हम समझे क्वांटिटी क्या होता है। अगर कोई भी चीज आप मेजर कर सको उसे हम क्वांटिटी कह सकते हैं। अब मेजरमेंट तो कर लिया, मतलब गिन लिया हमने। जैसे बात करूं, अपने बनाना होते डजन में ले लिए, पतंग हो गए कौड़ी में ले लिए, तो हर एक का यूनिट दे दिया मैंने यहाँ पर, डजन, कौड़ी, केजी, मीटर, किलोमीटर, वो सब यूनिट आ गया। तो ये यूनिट डिफाइन क्या करता है, कौन सी टाइप की क्वांटिटी है, या आप जो मेजर कर रहे हो वो क्वांटिटी कौन से प्रकार की है, वॉल्यूम है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, क्या है। ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे कि कोई भी चीज को हमको यूनिट डिफाइन करना पड़ता है और मेजरमेंट करना पड़ता है। और जो बनी हुई क्वांटिटी तो ठीक है, बट ऐसी भी क्वांटिटीज तो होगी ना जो भी नहीं निकलेगी, तो उनमें हम कैसे वर्कआउट करें। तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि यूनिट क्या और मेजरमेंट क्या, तभी जाकर आप क्या कर पाओगे, कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट और मेजरमेंट दे पाओगे। तो स्टार्ट करते सबसे पहले मेजरमेंट से। तो मेजरमेंट क्या है, कोई भी चीज को मापो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। क्या सर फालतू डेफिनेशन बताया है? अरे फालतू नहीं है, थोड़ा सा इसको ब्रश कर देते हैं अपने। तो मेजरमेंट क्या है कि कंपैरिजन करते हैं हम। जनरली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किसका, अननोन क्वांटिटी का विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, उसको अपने कहते हैं मेजरमेंट। अब बोलोगे सर ये तो क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो देखो भैया, तुमने भी किया हुआ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी टीचर बोलती है भैया लाइन खींचो 10 सेंटीमीटर की, तो आप क्या करते हो, 10 सेंटीमीटर की स्केल मतलब 15 सेंटीमीटर की स्केल निकाली और 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, हाँ के ना, खींचे ना भैया। तो आप समझो आपने क्या किया, आप स्केल की लेंथ जानते थे और आपने अननोन क्वांटिटी बनाई स्केल की मदद से। तो आपने किया क्या, कंपेयरिंग अ नोन क्वांटिटी विद अननोन क्वांटिटी। समझ में आया तो कमेंट में मैसेज जरूर करना। आगे बढ़ते, ठीक है। अब कोई क्वांटिटी क्या हो गया, द नंबर ऑफ टाइम्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रेजेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है कि नहीं? ओके, तो देखो मैग्नीट्यूड यही बता सकते हैं हम। जैसे मैं लिखूं मास इक्वल टू 5 kg, तो kg ये फंडामेंटल यूनिट है। वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार, इसको हमने कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मतलब कोई भी क्वांटिटी होगी उसके आगे मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है। तो जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और u जो है वो है यूनिट। डन है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपने। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। यहां पे मेजरमेंट अच्छे से समझ में आ गया आपको, राइट? मैं थोड़ी और चीजें आपको बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर यहां पर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है कि नहीं? क्वांटिटी, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी measured is called quantity, physical quantity, and any quantity is always represent as NU. N stands for magnitude and U stands for unit. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है आप उसको मैग्नीट्यूड और यूनिट में दिखा सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आता है सर U स्टैंड्स फॉर यूनिट। यूनिट क्या है सर? अ स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी यूज्ड फॉर मेजरमेंट, उसे हम कहते हैं यूनिट। तो ये यूनिट हमने लास्ट पढ़ लिया। ठीक है,
क्वांटिटी हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है, और कोई भी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट से दिखाई जाती है। अब आप यहाँ पे समझो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल नोन क्वांटिटी यूज फॉर अ मेजरमेंट। जैसे कि अगर मुझे वेट मेजर करना है तो नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी है वो केजी है, ग्राम है, जो हम यूज करके आप मेजरमेंट कर सकते हो। वैसे ही नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट है, डिस्टेंस का है मीटर। तो वो बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कोई भी यूनिट बनाने की। अगर आप अपने नई कोई फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ ली, एग्जांपल फॉर आपने गुस्से को मेजरमेंट करना सीख लिया, तो क्वांटिटी तो बनानी पड़ेगी, मतलब गुस्सा बन गया, आप मेजर कर सकते हो उसको एग्जांपल के लिए। तो यहां पर आप जो यूनिट दोगे वो क्या दोगे, तो आप कुछ स्टैंडर्ड बनाओगे कि भाई एक एक्स पर्सन है, इतना चिल्ला रहा है तो ये यूनिट हो गया। अब इससे ज्यादा चिल्लाएगा तो कुछ मतलब आपने मेजरमेंट डाल दिया, लॉजिक समझे, तो आपको बेसिकली यूनिट देना है, ठीक है क्या नहीं। अब भाई मान लेते हैं कि भाई अपने ऐसे 5 का बंच हो तो इसे कट मारेंगे तो ये क्वांटिटी बन गई, क्या बन गई, क्वांटिटी। अभी यूनिट बना दिया, क्या बना दिया, यूनिट। तो कोई भी यूनिट बनाने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। पहला कि वो कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। अगर मानो किलोग्राम, अभी इतना से तो आप आराम से लेकर घूम सकते हो, इजीली उठा भी सकते हो, पर अभी 100 किलो का किलोग्राम बना दो, एग्जाम्पल एक नई यूनिट बना दी तुमने, तो कितना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। या फिर एक स्केल ले ली मैंने, अभी कैसे सेंटीमीटर मीटर स्केल होती है, तो आप उसे किलोमीटर भी माप लेते हो, ठीक है क्या नहीं। बट अगर मैं आपको यही बोलूं कि नहीं भाई ये तो मुझे तो यूनिट में चाहिए 100 मीटर की स्केल, तो नो डाउट बन जाएगी, पर लेकर कहाँ घूम पाओगे। तो कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए पहला। तो इट शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट प्लेस एंड टाइम। भाई आप अलग जगह बदलो या आप कोई प्लेस बदलो तो उसकी मेजरमेंट चेंज ना हो जाए, और जो भी मेजरमेंट कर रहा है वो आराम से कर पाए बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है कि नहीं। इट शुड बी नॉट पेरिशेबल, मतलब जल्दी टूटे भी ना, और इजीली रिप्रोड्यूस। अगर टूट गई है कोई रीजन के कारण, कोई रीजन की वजह से, तो आपको करना क्या है बेसिकली, वो वापस रिप्रोड्यूस भी हो सके। तो वापस देखें तो सर ये कन्वीनियंट साइज हो गया, डज नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेसेस, एम्बिग्यूटी एंड पेरिशेबल एंड रिप्रोड्यूस। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई कि सर कन्वीनियंट साइज होनी चाहिए, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, पेरिशेबल मतलब इट शुड नॉट बी इजीली पेरिशेबल, बराबर, पेरिशेबल ना हो, और अगर हो भी जाए तो रेप्लिकेबल भी हो, मतलब प्रोड्यूसेबल भी हो। डन है कि नहीं। अब देख लेते हैं क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो चीज हम मेजर कर सके, दो प्रकार की क्वांटिटी हमने डिवाइड की है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव क्वांटिटी। तो देखो ऐसे तो देखा जाए तो कितनी सारी क्वांटिटीज है, हर एक की यूनिट बनानी पड़ेगी, तुम तो पागल हो जाएंगे। तो उसका भी फिजिक्स ने सॉल्यूशन निकाल के दिया है यहाँ पर। इसको मैं बोलता हूँ बापू लोग, इंडस्ट्री के किंग, फिजिक्स के किंग है ये लोग, ठीक है कि नहीं। पूरे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ लो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ लो, जितनी यूनिट्स है और आने वाली है मेजॉरिटी इसमें कवर हो जाएगी, शायद एक आधी ऐड करनी पड़े, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ना कंपैरेटिव टू सारे फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए। तो इसी की वजह से बापू क्यों बोलता हूँ, जैसे आपके पापा आप पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, ऐसे ये सातों के 7 लोग भी अपने आप, मतलब ये फ्री है एकदम अपनी लाइफ में, कुछ किसी की चिंता नहीं है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। दोज फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर independent of other physical quantities। कि किसी पे डिपेंड करेगा नहीं, वो हो गया मेरा फंडामेंटल। तो देखो ये क्या, कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, मतलब इंडिपेंडेंट है। एग्जांपल इसके दे दिए अपने को MLT/ELA, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वापस से कराऊंगा मैं तुमको। वही डिराइव क्वांटिटीज सर ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो, मतलब फंडामेंटल पे डिपेंड हो। ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनेगा। एग्जांपल ले लेता हूँ, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, वर्क, पावर। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा कैसे, तो एग्जांपल लेते हैं, जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीटर का यूनिट है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ का, और टाइम का हो गया सेकेंड, तो आया मीटर पर सेकेंड। ये समझाता हूँ तुमको, आएगा आगे।
तो देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल ये 7 है। दिस आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सारी की सारी फंडामेंटल है। तो कौन से देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 हो गई। तो लेंथ को एसआई यूनिट ने, देखो एसआई क्या है समझो, पहले आपने बोलते इसको एसआई यूनिट। तो इससे पहले भी 3 सिस्टम चलते थे, एसआई से पहले भी 3 सिस्टम चलते थे, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। ये 3 सिस्टम चलते थे, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसका फुल फॉर्म देखूं तो ये आएगा मीटर किलोग्राम एन सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही सर यहाँ पर भी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यहाँ पर भी फुट पाउंड एंड सेकेंड। तो ये सिस्टम पहले चलते थे, ठीक है। पर हुआ क्या कि हर जगह अलग अलग सिस्टम तुम चला रहे हो, तो दिक्कत क्या थी कि अगर मुझे कोई और कंट्री से कोई चीज़ मंगानी है तो मुझे मेजरमेंट ही समझ नहीं आ रहा है भाई, तो मैं क्या मंगाऊंगा। तो ऐसा ही जब फॉर्म हुआ तो ऐसा ही ने क्या बोला कि देखो हम सारे कंट्रीज को मिलना पड़ेगा और एक यूनिट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जिससे बिजनेस ट्रेड ज़्यादा हो सके, हम चीज़ें अपने अपने स्टेट में अदला बदली या साइंस में फॉर्म में भी कर सके, सब यूनिफॉर्म रहे। तो उसके लिए ऐसा ही बना गया था। इसमें बेसिकली उन्होंने पूरे के पूरे यूनिट सिस्टम पर ही बात किया। तो उन्होंने तब क्या बोला कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हम बना देते हैं और इसकी यूनिट आज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम सब लोग वही यूनिट मानेंगे। तो ये 7 यूनिट बनाई गई थी, जिसमें से ये 7 को चूज किया गया था। और उसके देखो ये नाम दिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, केल्विन, एम्पियर एंड कैंडेला। तो ये कोई चीज समझो, ये कोई ये सब भी एलिमेंट्स चीजें ही, जैसे मीटर है तो मीटर को कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या कर दिया, एक सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर लिया हुआ है प्लेटिनम इरेडियम का, और इसकी जो लेंथ थी 1 मीटर, ये बोले आज से इसको हम 1 मीटर मानेंगे। सबने बोला एग्री हो, सब एग्री हो, सबको कॉपी बनाकर दे दी। तो ऐसे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज वहां पर बनाकर दी थी, ठीक है। तो जहां पे हम लेंथ को मीटर, सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे एम से, सिंबॉलिकली हम लिख देंगे इसको एम से। टाइम को बोलेंगे सेकेंड, सिंबॉलिकली एस से हो जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखेंगे मोल, और यूनिट मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा एमओएल। टेम्परेचर को बोलेंगे केल्विन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या आप ए लिखो कैपिटल में या ये लिखो। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और सीडी इसका यूनिट ले लो। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सर फंडामेंटल क्वांटिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे फटाक से बोल देना कि 7 होती है सर, कौन सी MLT ELA, दैट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डन है, इतना ही स्पीड में आपको भी बोलना है। चलो भैया अब डिराइव क्वांटिटी पे आते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें एग्जांपल लिया था मैंने सबसे पहले स्पीड का। तो स्पीड क्या था सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस किस में मापते हैं, डिस्टेंस हम किस में मापते हैं, डिस्टेंस तो सर मीटर में मापते हैं। तो डिस्टेंस आ गया मीटर में, लेंथ का है टाइम को हम मापते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड हो गया। वही सर मुझे मापना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है सर। तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और सर वेलोसिटी खुद क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये भी टाइम ऑलरेडी था यहाँ पर। तो ये क्या आ गया मीटर, और ये सेकंड, और ये सेकंड, तो क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिराइव यूनिट्स खत्म किए। अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मैंने आपको जो बताया था अलग अलग सिस्टम्स हैं अपने पास, CGS, FPS, MKS। CGS का फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। वही सर FPS का फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड एंड सेकेंड। और वही सर MKS का सिस्टम क्या है, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। मतलब ये जब बने गए थे, ये है ना SI से पहले सिस्टम से जो फॉलो होते थे, तो उन्होंने बेस कौन सी क्वांटिटीज ली थी, मास, लेंथ और टाइम, क्योंकि बेसिक तब उतने ही चलते थे, ठीक है कि नहीं। तो उस तरह से लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे CGS में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में, FPS में लेंथ को फुट में, मास को
पाउंड में एंड टाइम को सेकेंड में, मास मतलब लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। तो अब देखो सेकेंड तो सब में कॉमन ही था। जब ऐसा ही आया है ना, तो एसआई ने क्या देखा, एसआई ने कोई नया काम नहीं किया, उसने क्या देखा कि उस वक्त कौन सा सिस्टम फेमस ज़्यादा है। तो पता ये चला कि उस वक्त जो सिस्टम फेमस था ना वो MKS था, तो उसने MKS को मॉडिफाई करके ही एसआई में ले लिया। इस पीपीटी में नहीं है, मैंने आपको कंटेंट दिया, ये अच्छा है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने ना यूनिट सिस्टम सारे खत्म किए हैं, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं एक यूट्यूब मतलब एक लाइव ले लूँगा, जिसे बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट सॉल्विंग ही करेंगे इस चैप्टर के। आप मेंशन कर देना, ठीक है, पर कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर प्रॉब्लम इज, सो मैं आपको सॉल्यूशन ले आ पाऊँ, बिकॉज आई एम रियली ईगर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। ICSE पर मेरे को पता है यार, दुनिया जहाँ का लोग कंटेंट बना देते हैं, बट कोई एक टीचर आके पढ़ा रहा है। मैं खुद, मुझको 12 साल हो गए ICSE फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते, और अभी तक फिजिक्स के अंदर 500 में से 100 बच्चे निकल चुके हैं। हर मतलब 100 आउट ऑफ 100 मतलब 5 स्टूडेंट जो है निकले। अब कोई इतनी बड़ी भी अचीवमेंट नहीं है, बट हाँ 100 आउट ऑफ 100 इज नॉट एन ईजी थिंग इन अ फिजिक्स, ठीक है कि नहीं। आपको बच्चा तराशना पड़ता है, कोई बच्चे तैयार होकर नहीं आते। तो मैं चाहता हूं कि इस बार वही 5 बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़े, ठीक है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट 2। तो यूनिट 2 में बात करूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? The exponential part of a particular measurement is called the order of magnitude of a quantity, okay। और मतलब जैसे आप लिखते हो 1.01 इंटू, या आप लिखते हो ना जैसे 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है, ठीक है, उसको अपने बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये बोल रहा है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया पर्टिकुलर मेजरमेंट का, तो उसे अपने कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से याद करना शुरू करने का, डेका हेक्टो, फिर आता किलो मेगा गीगा, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा। देखो डेका हेक्टो, फिर किलो मेगा गीगा टेरा पेटा, फिर वही नीचे में डेका के बाद डेसी, वही सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। अब याद कैसे रखेंगे? तो देखो डेका से स्टार्ट होता है, तो डेका अपना सीधा हो गया, डेका 10⁻⁴, हेक्टो 10⁻², किलो 10⁻3, फिर आता है किलो के मेगा 10⁻6, फिर आता है गीगा 10⁻9, फिर आता है टेरा 10⁻10, फिर आता है पेटा 10⁻15, ठीक है। तो यहाँ पे सब 1 2 3 की सीक्वेंस, फिर 3 3 बढ़ा दो। यहाँ पर भी -1 -2 -3 की सीक्वेंस, फिर 3 3 बढ़ा दो, ठीक है। -3 और -3 -6 तो ये -9 हो गया, -12 -15, डन है कि नहीं? 3 3 के गैप पे बढ़ा देने हैं, ठीक है। अब इससे पहले एक और चीज सिखा देता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? लेट सपोज आपको बोल दिया 3025554 मीटर पर सेकेंड, तो ये कोई साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। अब क्या यहाँ पे बताओगे आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर डेसिमल है, क्या पर है? यहाँ पर डेसिमल है, तो डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप शिफ्ट कर रहे हो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3.0255 इंटू 10⁻6। तो आपने क्या किया? डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस रखी है, ठीक है क्या नहीं? तो ये अब बना आपका 10⁻6, वो हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो डेसिमल के बाद कंपलसरी आपको सिर्फ एक ही प्लेस रखनी है, सिंगल डिजिट ही होनी चाहिए, और वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? कमेंट में जोरदार मैसेज बताना, तो मुझे पता चले और जोश ऐसा बरकरार मेंटेन रहे। बरकरार मेंटेन एक ही है ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। एक्यूरेसी और प्रिसीजन, अभी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं ना इस दुनिया में, तो मेजरमेंट कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? तुमको पता है, इंसान अगर सोता है तो उसकी हाइट अलग होती है, और खड़ा होता है तो हाइट अलग होती है। सोने वक्त उसकी हाइट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर आप
आपकी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है वहां पर बेसिकली कुशन जैसे लिगामेंट्स लगे हुए होते हैं, और वो क्या होते हैं, जब भी आप उसको वेट दे रहे हो तो पुश मतलब दब रहे होते हैं, तो हाइट थोड़ी सी घट जाती है, और सोते वक्त आपके लिगामेंट्स पे फोर्स नहीं लगता है तो एक्सपांडेड फॉर्म में रहते हैं, तो आपकी हाइट बड़ी दिखती है। मतलब हाइट भी परफेक्ट नहीं आ रही मेरे भाई, ठीक है। तो हर मेजरमेंट में एरर होता है, पर उस एरर को सॉल्व किया जा सकता है अगर उसे समझे। तो वो सब एरर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेजरमेंट में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू। तो आपको एक कंपनी ने एक चीज दे दी है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है 1.01, ठीक है क्या नहीं, ओके और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आपके पास ये डिवाइसेस आ रहे हैं, उसका आप डायामीटर माप रहे हो, तो इसका आंसर आ रहा है डायामीटर का, और इसका आंसर डायामीटर का आ रहा है 1.11, और इसका आ रहा है 1.001। तो इसमें से कम डिफरेंस किस में दिख रहा है आपको, वो हो गया एक्यूरेट। तो सर ये और ये इसमें बहुत कम मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और इसमें मुझे ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है कि नहीं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, थोड़ा और इजी कर देते हैं। इसको लिख देता हूँ 2.01, इसको लिख देता हूँ मैं 3.101। हालांकि बहुत दूर है, पर इन दोनों में से सबसे पास में कौन है, ये वाला है, तो ये हाई। तो क्या बोल रहा है कि कितना क्लोज हो आप अपने ट्रू वैल्यू के साथ, उसको बोलते हैं एक्यूरेट, ठीक है। तो हिटिंग द नियर बुल्स आई, तो आपको मिल जाएगा एक्यूरेसी। वही मैं प्रिसीजन की बात करूं, हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर्स, शॉट क्लोज टू ईच अदर बट अवे फ्रॉम द बुल्स आई इज प्रिसाइज, ठीक है कि नहीं। जैसे आप बता रहे हो कि भाई आपका जो मेजरमेंट है वो कितना क्लोजनेस पे आ रहा है, ठीक है कि नहीं, हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर देयर टू ईच अदर। जैसे कि आपने ले लिया यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है कि नहीं, बट आपका वैल्यू आ रहा है 2.67, 2.66, 2.78, 2.79। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बार बार 6 में आ रहे, तो ये प्रिसीजन हो गया कि भाई 2.6 वाली कैटेगरी है, वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है 2.68, ठीक है, तो वो प्रिसाइज वैल्यू होगी। और दूसरा ही बोलते हैं कि डेसिमल प्लेसेस के बाद कितनी वैल्यूज आ रही है। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ प्रिसीजन का, अभी याद आया। देखो लेट्स सपोज आपकी वैल्यू है 2.5, पर आप आया 2.51, 2.5251, 2.531। तो यहाँ पर हुआ क्या कि 534 लिख देता हूँ, जो सबसे ज्यादा डेसिमल क्लोज है, ठीक है, मतलब ये तो 5 पे अटक गया, पर ये 3 4 3 तक और गया, 3 डेसिमल और, तो भी इसको प्रिसाइज बोल देंगे। तो वही लिखा हाउ क्लोज अ रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर। फिर आता है परसेंटेज एरर। अब एरर कैसा, तो देखो अभी हमने आपको बताया था ना कि आपने अगर एक्यूरेसी और प्रिसीजन सीखा तो एरर निकल जाएगा। तो लेट्स एग्जांपल कि ये बॉडी है, इस बॉडी का जो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके आपने निकाला, मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ओके, बट एक्चुअल में जब दूसरा कोई बंदा मेजरमेंट कर रहा है वही लेंथ इनटू ब्रेड्थ से कर रहा है, तो आंसर आ रहा है 10.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये हो गया A1 और A2, तो चेंज कितने का आया सर, जो 10.1 माइनस 10 करते हो तो आपको 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज दिखा, ठीक है। तो मैं एरर की बात करूं तो एरर कितना आया दूसरे वाले में, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो पहले मुझे जो वैल्यू थी वो मेरी 10 थी, अब कितनी है 10.1, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू 10.1, पर ट्रू वैल्यू थी 10, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू 10 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 0.1 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, ये जीरो कट, तो आंसर कितना आ गया 10%। तो सर होता क्या है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू, आपको जो एक्चुअल वैल्यू मतलब आपने जो निकाली वो वैल्यू दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बट हमको जो एक्चुअल दी गई थी वो हो गई ट्रू वैल्यू। मतलब जैसे कि ये पेन है, ये पेन का मेजरमेंट कंपनी ने लिखा है 10 सेंटीमीटर और मैंने मापी तो आंसर आया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1% का एरर आया, तो आपने निकाला कैसे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100% में कन्वर्ट करने के लिए। इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अभी देखो ये तो सर आपने एरर बता दिया, पर एरर भी है ना अलग कंबाइन इफेक्ट हो जाता है। जैसे देखो लेंथ में एरर आया और ब्रेड्थ में एरर आया, ठीक है कि नहीं। अब वही आप एरिया निकालोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो देखो इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, और वापस आप एरर को मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो वापस एरिया में भी एरर आएगा। इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग एरर। तो अब बोलोगे ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी होगा बट अपने सिलेबस में इतना नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ेंगे अपने।
तो व्हेन मेजरमेंट्स आर कंबाइंड द एरर्स इन देमसेल्फ आल्सो कंबाइन। जब भी आप मेजरमेंट को कंबाइन करोगे तो होगा क्या, आपके एरर्स भी कंबाइन हो जाएंगे। द टोटल एरर डिपेंड्स ऑन वेदर द क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइड। कि आपका जो एरर क्या आने वाला है वो डिपेंड करेगा क्या आप क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। उसके बेसिस पर एरर के डिफरेंस आपको दिखने मिलेंगे। कंबाइन एरर, इंडिविजुअल एरर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कैसा भाई कि मुझ में दिक्कत है और मेरे दोस्त में भी दिक्कत है, ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे दिक्कत वाले खुशी है, बट हम मिलकर कुछ और काम करने जाते तो तीसरी दिक्कत बनती है, वो हो गया कंबाइनिंग एरर। अब वो काम कौन सा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, सब्ट्रैक्ट कर रहे, ऐड कर रहे। तो देखो जैसे एडिशन में अगर ये डेल्टा में दिखाऊंगा एरर में, तो एडिशन में होगा क्या, एरर ऐड हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। और चाहे सब्ट्रैक्शन भी करो तो भी क्या होंगे, एरर ऐड होंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर डिवाइड होते हैं, ठीक है कि नहीं, बट ये इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अपने को इतनी जरूरत अभी नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑटोमेटिकली गिव्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब सीधी भाषा में बताऊं ना मैं, तो देखो सर आपने जैसे लेंथ माप ली 2.1, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक प्लेस थी। वही मैं ब्रेड्थ की बात करूँ तो यहाँ पे 2.76 ले ली, और आप जब पेरीमीटर की बात करोगे तो आप लिखोगे 2l+b, ठीक है। तो सर ये तो ठीक है, बट आंसर अभी 2 डेसिमल में आने वाला है, तो मैं कौन सा लूँ, 2 लूँ, 1 लूँ, क्या लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरा पेरीमीटर जो है डेसिमल प्लेस के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए, तो उसको कहते हैं हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ओवरऑल कितने नंबर मुझे चाहिए, ओवरऑल कितने नंबर चाहिए मुझे इसको करेक्ट करने के लिए, तो उसे अपने कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो भी आएगा, यहाँ पर एग्जांपल में तौर पे देखो तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ 2 और ये आ गया 2.1 प्लस 2.76, तो ये आ गया 2 और ये हो गया सर 4.86। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 6 12, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 4 8, 9.72। तो अब मैं सर यहाँ पर कितने 3 फिगर लिखूंगे, 2 फिगर लिखूं, तो उसका आंसर क्या छुपा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ठीक है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑटोमेटिकली गिव्स द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट। तो रूल्स इज सारे के सारे नॉन जीरो नंबर, जितने भी नॉन जीरो नंबर दिखे वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, अगर कोई जीरो आ गया, अगर कोई जीरो आ जाता है, जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे 1 0 1, तो जीरो इज सिग्निफिकेंट, ठीक है कि नहीं। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूं यहां पर लीडिंग जीरोस की मैं बात करूं, दैट इज 0.01, ठीक है कि नहीं। तो लीडिंग जीरोस आपके इनसिग्निफिकेंट है, मतलब यहां पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो ये रहा, लीडिंग जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। तो ये नॉन जीरो यहाँ पे ले लिया 1 0 0, ओके, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब सर 1.00 आपने पहले क्या सिखाया था, नॉन जीरो इनसिग्निफिकेंट है, अब कट करने का मन कर रहा है, पर डेसिमल में आप कट नहीं कर पाओगे, सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। और वही सर अगर नॉन जीरो के नंबर के आगे हो तो इनसिग्निफिकेंट है, ओके। तो इन होल नंबर सिस्टम विदाउट डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिपेंडिंग अपॉन द नोटेशन। तो पूरा नंबर सिस्टम ले लो जिसमें कोई डेसिमल ना हो, तो ट्रेलिंग जीरोस कभी कभी सिग्निफिकेंट होते, कभी कभी नहीं होते। अब इसके रूल्स जो है आपको मैं 11th 12th में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, अभी कोई इतना मीनिंग नहीं है सीखने का, बट आपको बेसिक आइडिया आ गया कितने रूल है। पहला सर सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट इनसिग्निफिकेंट है, अगर 2 नंबर के बीच में जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है। फिर उसके बाद अगर ट्रेलिंग जीरो आ जाए वो इनसिग्निफिकेंट है, बट डेसिमल के बाद आ जाए तो सिग्निफिकेंट है। क्या ऐसा सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो यहां पर अब यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं, जो सबसे फेवरेट टॉपिक है आपका, ठीक है, दैट इज करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम मेजरमेंट करेक्ट कैसे करेंगे, तो हम लेंथ को मापने के लिए मीटर स्केल लेंगे। मीटर स्केल क्या है, तो एक चीज को मैंने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मीटर को, अगर एक मीटर को मैंने 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसको हम सेंटीमीटर बोल देंगे। वही हर एक सेंटीमीटर को वापस में 10 भाग में डिवाइड कर दूं तो उसे अपने मिलीमीटर कह देंगे, ठीक है कि नहीं। अब मीटर स्केल किसका रेप्लिका है, स्टैंडर्ड मीटर का, जो अपने को एसआई यूनिट ने दिया था, ठीक है। ये बना हुआ है, किससे बनते हैं, वुड, प्लास्टिक और स्टील से बनाते हैं। ये कन्वीनियंट है। हाफ मीटर स्केल या स्मॉलर स्केल आल्सो यूज्ड, आप मीटर स्केल लेकर नहीं घूमोगे, बट
15 सेंटीमीटर की स्केल लेकर घूमते, जैसे अपने पास नॉर्मल स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर अपना 0 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर होते हैं, और यही सेंटीमीटर के भी वापस कितने आपने 10 भाग किए होते हैं, तो ये हर एक हो गया 1 मिलीमीटर। तो वही बता रहे थे कि मीटर के 100 भाग करो तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के 10 भाग करो तो मिलीमीटर बनता है। तो ये इस प्रकार की आपको दिखेगी। तो ये आपको दिख रहा है, ये छोटू मेजरमेंट, ये हो गया अपना मिलीमीटर, ये आपको जो मेजरमेंट दिख रहा है वो हो गया मेरा मिलीमीटर, ठीक है। और वही सर ये पूरी स्केल अगर बड़ी दिख रही है आपको तो सेंटीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आता है मेन, लेंथ मापने के लिए अपने वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, बट यहाँ पर भी देखो इसका लीस्ट काउंट भी होता है। लीस्ट काउंट मतलब ओके, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट स्केल मतलब अ डिवाइस कैन डू, सबसे छोटा मेजरमेंट डिवाइस जो कर सके वो लीस्ट काउंट बताना है आपको। तो लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डिवाइस कैन मेजर, सबसे छोटा जो मेजरमेंट डिवाइस ले पाएगा उसे अपने कहेंगे लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो स्केल का लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है या फिर 0.1 सेंटीमीटर है। डन है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी चीज मेजर कर पाओगे ना वो हमेशा डेसिमल के बाद एक ही प्लेस रह पाएगी, क्योंकि इसकी ताकत ही उतनी है, लीस्ट काउंट ही उतनी है। तो इसको बढ़ाने के लिए एक और डिवाइस यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर। तो देखो, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑटोमेटिकली गिव द एक्यूरेट रिजल्ट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर ये अपने वर्नियर स्केल का ये भूल से आ गया, इसको हटा देना। तो वर्नियर स्केल, तो देखो सबसे पहले जो मेन स्केल, अपनी जो नॉर्मल स्केल है मेन स्केल, ठीक है, उसमें जितने भी मेजरमेंट दिए होंगे ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 को वापस फर्दर डिवाइड किया हुआ है मिलीमीटर में। तो ग्रेजुएशन जो दी हुई है, जो लाइनिंग्स दी हुई है वो mm में दी हुई है। तो वर्नियर स्केल है क्या, तो इसी मेन स्केल के ऊपर एक घूमती हुई स्केल को लगा देते, मूविंग स्केल को लगा देते, और इस मूविंग स्केल को अपने बोलते हैं वर्नियर स्केल। मैं को दिखाता हूं उसका डायग्राम, ये रहा, देखो दिख रहा है। तो ये जो आपको दिख रही है ये नॉर्मल आप जो स्केल यूज करते हो उसका वो स्केल है, उसको बोलते हैं अपने मेन स्केल। और इसी मेन स्केल के ऊपर आपने क्या कर दी, एक स्केल चिपका दी जो मोशन कर सकती है, जो मूव कर सकती है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाती है मेरी वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल स्लाइड्स ओवर द मेन स्केल, गिव द फ्रैक्शनल रीडिंग। अब इसके भी पार्ट होते हैं, तो सर दो जो, अपर जो एंड लोअर जो, देखो ये रहा मेरा अपर जो और ये लोअर जो, या फिर इंटरनल जो एक्सटर्नल जो, ये काम लगते हैं इंटरनल डायामीटर निकालने के लिए और ये एक्सटर्नल डायामीटर निकालने के लिए, ठीक है। ओके, स्टेम की बात करो फॉर मेजरिंग द डेप्थ। स्टेम होता है पीछे वाला पार्ट को अपने स्टेम कहते हैं, टेल भी कहते हैं, स्टेम भी कहते हैं, जो कहना हो कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लीस्ट काउंट दिखा देता हूँ। तो लीस्ट काउंट निकालना है तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन की अगर मैं वैल्यू देखने जाऊं तो वो क्या है वो आपको निकाल देनी है, ठीक है। तो वो निकाल लेते हैं अपने, ओके। या फिर मैं देखूं स्मॉलेस्ट डिवीजन ये क्या कर पाएंगे, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर के सिंपल है, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ VSD वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल तो हमको पता है सर 0.1 सेंटीमीटर मेजर करती है मेन स्केल, और आपने वर्नियर पे डिविजन्स कितने दे दिए, डिवीजन मान लो 10 दे दिए, तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो आप देखो इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई थोड़ी सी, मतलब 0.01 तक पहुंच गया, प्रिसीजन बढ़ गया। तो अभी कोई भी चीज मेजर हो सकती है तो वो 2 डेसिमल तक हो जाएगी, और यही वर्नियर स्केल की खासियत है। तो वापस से देखना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल निकालने के लिए, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल निकालना हो आपको तो उसका सिंपल फॉर्मूला लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का तो सर 0.1 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितने 10 है, तो 0.01 सेंटीमीटर सीधा हो जाएगा यहाँ पर। यूजेस की बात करूं तो सर एक्सटर्नल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर और डेप्थ निकालने में काम लग जाएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जीरो एरर चेक कर लो आप, एरर भी होती है, और आप जब रीडिंग रो तो आप अपने डिवाइस को प्रॉपरली पैरेलल रखो, ना कि ऊपर ना कि नीचे, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा।
अब जीरो एरर क्या होता है? तो देखो, एरर जिसके अंदर जब आप जॉ दोनों के दोनों पूरे के पूरे क्लोज कर दो, दोनों के जॉ क्लोज कर दो, बट जीरो जो होगा मेन स्केल का और जीरो जो होगा वर्नियर स्केल डिवीजन का, वो कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो होंगे वो कोइंसाइड नहीं करेंगे। जब दोनों को जोड़ दिया तो यहां पर ये जीरो है और यहां पर ये जीरो है, इसको पूरा जोड़ दोगे तो जीरो जीरो ऐसे दिख जाएंगे दोनों के, ये मेन स्केल का और ये वर्नियर स्केल का। बट अगर नहीं दिख रहा है तो एरर है। ठीक है, तब उसको कहते हैं एरर। तो वापस से देखो हुआ क्या कि भाई सर एरर कब बोलेंगे? जब आप जॉ को वर्नियर कैलिपर क्लोज कर दो पर जीरो मेन स्केल का और जीरो वर्नियर स्केल का मैच नहीं करेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा, उसे अपने कहेंगे एरर। एरर दो प्रकार के। अब सर अगर मैच नहीं करेगा तो दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो जीरो आगे जाएगा या तो जीरो पीछे जाएगा। ठीक है, तो अपने ले लेते हैं सर पॉजिटिव एरर में देख लेते हैं कि अगर जीरो मेरा राइट हैंड साइड ऑफ मेन स्केल है, तो मेन स्केल ये रहा और ये राइट हैंड साइड पर है, ठीक है कि नहीं, इस तरफ है, तो इसे अपने कहेंगे पॉजिटिव एरर। तो ठीक है, देन द जॉज आर क्लोज, द करेक्शन। अब फाइनल आंसर में क्या होगा? ये आंसर ज्यादा आएगा तो आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा एरर को। वही नेगेटिव एरर में क्या होगा? मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा जीरो आएगा वर्नियर का, उसको अपने को ऐड करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? एरर्स पूछते हैं बहुत बार। अब माइक्रोमीटर भी डिवाइस ही है जैसा वर्नियर स्केल था, बट माइक्रोमीटर की ताकत क्या है? क्या वो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक रीडिंग ले सकता है। वही वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद 2 ही ले रहा था। वही सर स्केल है डेसिमल के बाद 1 ही ले रहा था, राइट। तो देखो माइक्रोमीटर की मैं बात करूं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तो डेफिनेशन सिंपल है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अ वेरी स्मॉल लेंथ, थिकनेस और डायामीटर विद हाई एक्यूरेसी। ऐसे डिवाइस को अपने बोल देंगे माइक्रोमीटर। ठीक है, तो भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटी लेंथ, थिकनेस या फिर डायामीटर माप सके हाई एक्यूरेसी के साथ, उसे अपने बोलेंगे माइक्रोमीटर। तो इसका शेप है ना, यू फ्रेम होती है इसकी। तो ये सबसे पहले यू फ्रेम हो गई। इस यू फ्रेम के अंदर यहाँ पर एनविल और स्पिंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखूं तो ये एनविल और ये स्पिंडल और ये यहाँ पर ये रोटेट करता है, इस प्रकार का होता है। देखो ये रहा यू शेप की फ्रेम, ये एनविल, ये स्पिंडल और ये सर्कुलर स्केल और ये मेन स्केल। अब जिसे घुमाओगे तो लिपस्टिक की तरह ये मेन स्केल बाहर निकलेगी रोटेशन के दौरान। थिम्बल होता है सर्कुलर स्केल पर, स्लीव एंड रेचेट। तो वर्किंग सिंपल है, स्क्रू एडवांस करता है जब आप घुमाते हो थ्रू अ नट फॉर ईच रोटेशन। हर रोटेशन पे स्क्रू बाहर निकलेगा और आपको मेन स्केल दिखने लगेगी। डिस्टेंस मूव्ड पर रोटेशन, अगर एक बार गोल घुमाने पे लिपस्टिक कितना बाहर आती है, उसी प्रकार से एक बार घुमाने पर मेन स्केल कितना बाहर आती है, उसे अपने पिच कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप एरर चेक कर लो, भाई एरर तो नहीं है। दूसरा, प्लेस अ ऑब्जेक्ट बिटवीन द एनविल एंड स्पिंडल। आपने एरर चेक करना है। अब एरर तुमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। तो एरर चेक कर लिया एक बार, फिर यहां पर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, किसके? एनविल और स्पिंडल के बीच में। एनविल और स्पिंडल के बीच में आप रखोगे तो काम होगा। दूसरा, अभी आपने रख दिया, आप रोटेट करो थिम्बल को, ये अपना थिम्बल, इसको रोटेट करो। अब जैसे रोटेट करोगे तो वो स्क्रू एडवांस आएगा और उसको पकड़ लेगा टिल द रेचेट क्लिक्स, रेचेट की आवाज आए। नोट द मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड अप्लाई द जीरो एरर कैलकुलेशन। एप्लीकेशन काम लगता है? आप चाहे तो थिकनेस ऑफ शीट भी माप सकते हो, डायामीटर ऑफ वायर भी माप सकते हो, स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट भी माप सकते हो। मतलब हाई प्रिसीजन वाला डिवाइस है। ठीक है, इसकी मुझे लीस्ट काउंट निकालनी है तो बहुत सिंपल है, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। तो सर वापस से लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बता दीजिए आप अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल पे आप देखो तो यहां पर भी ये 1 mm ही दिया हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल, यहां पर 100 डिवीजन दिए हुए, 0.001 सेंटीमीटर। तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक चला गया ये। ठीक है, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट है। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया? द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय इट्स टिप
व्हेन द स्क्रू टर्न्स थ्रू वन डिवीजन मार्क्ड ऑन इट। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आप पिच अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर सर्कुलर स्केल डिवीजन डाल दीजिए। पिच मतलब क्या था कि एक रोटेशन में कितना घूम रहा है, ठीक है, वो एक रीडिंग जितने ही घूमेगा जो अपने ने बताया। तो पिच हुआ क्या, तो पिच ऑफ अ स्क्रू इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ अ स्क्रू मेजर्ड अलोंग द एक्सिस। मतलब दो स्क्रू के बीच में, दो स्क्रू थ्रेड के बीच में कितना डिस्टेंस है उसे पिच कह सकते हो। दूसरा, आप एक बार रोटेट करोगे ना बेटा तो भी वही पहले पिच ही कहलाएगा, क्योंकि वो भी आप जब गोल घुमाते हो ना तो डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रैवल कितना होता है कि दो स्क्रू की थ्रेड के डिस्टेंस इतना ही होता है, ठीक है। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज निकालना, तो देखो ये रहा डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। तो एग्जांपल के तौर पर मेरा 2 mm निकलता है बाहर, मतलब मेन स्केल, और यहाँ पर मैं सर्कुलर स्केल डिवीजन ले लेता हूँ मेरे 100 जितने, ठीक है, मतलब रोटेशन मेरे ले लेता हूँ 2 जितने, तो कितना आ गया मेरा 1 mm पिच आ गया। डन है, ठीक है। अब इसमें भी सर एरर्स होते हैं, तो एरर्स सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर एरर पता करना है, द जीरो ऑफ द मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। आप पास में लेकर आ जाओगे जब स्क्रू को तब, ठीक है कि नहीं, इन अ कॉन्टेक्ट विद द स्टड द माइक्रोमीटर इज सेड टू बी अ जीरो एरर। उसके पास जीरो एरर आ जाएगी। अगर जीरो एरर आएगी तो दो ही चीज होगा, या तो जीरो मेरा लेफ्ट साइड होगा या तो जीरो मेरा राइट साइड होगा। देखो मैं जीरो कौन सी बात कर रहा हूँ समझा देता हूँ आपको मैं। तो अब यहाँ पे ध्यान पे देखो, ध्यान से, तो ये हो गई ये लाइन जीरो की। जब पास में लेकर आ जाओगे ना सर्कुलर स्केल यहाँ आ जाएगा, तो इसका जीरो और इसका जीरो मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा या तो सर जीरो ऊपर होगा या तो सर जीरो नीचे होगा, उसके बेस पर एरर बनाई गई है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव एरर बता देते अपने, पॉजिटिव एरर बता देते, इफ द जीरो लाइन मार्क्ड ऑन अ सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के बिलो हो, ठीक है, तो हो जाएगा पॉजिटिव एरर, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वही अगर अबाव हो तो हो गया नेगेटिव एरर और उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। यूनिट 5 द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो भाई मुझे वॉल्यूम मेजर करना ही, जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। यूनिट जो वॉल्यूम का हो गया वो मीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं मुझे रेक्टेंगुलर बॉडी है उसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही होने वाला है, ठीक है। अब वॉल्यूम को मेजरमेंट करना है तो कौन से डिवाइस यूज करते हैं अपने, तो मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट, ब्यूरेट या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। सिलेंडर, पिपेट, ब्यूरेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऐसा होता है, आपने देखा हुआ है, खाली नाम अटपटे तो याद नहीं रहते होंगे आपको। ब्यूरेट तो आपको ऐसी दिख जाएगी, ब्यूरेट और पिपेट मतलब ऐसी आपको सिलिंड्रिकल पाइप होती है उसको बोलते हैं ब्यूरेट, और एक होता है पिपेट और एक होता है मेजरिंग सिलेंडर। सिलेंडर आपको इतना बड़ा दिख जाएगा। प्रोसीजर सिंपल है, आपको लिक्विड डालना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको होल्ड द सिलेंडर ऑन अ फ्लैट वर्टिकल सरफेस, सरफेस पे रख दो, उसके ऊपर लेवल दिए गए होते हैं, वो लेवल से आप मेजर कर लो। लेवल में ध्यान रखने का मिनिस्कस बनता है। मिनिस्कस क्या होता है, जैसे पाइप में आपने पानी ले लिया, जैसे पाइप में आपने पानी ले लिया एग्जाम्पल फॉर, तो यहां पर आपको जो सरफेस है ना कुछ इस प्रकार की दिखेगी वाटर की, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं मिनिस्कस। तो मिनिस्कस लेवल पर आपको मेजरमेंट लेना होता है, ना कि ये वाले लेवल पर, ठीक है कि नहीं, कंफ्यूजन होगा। और मिनिस्कस भी दो प्रकार के बनेंगे, एक बनेगा लोअर और एक बनेगा अपर। एक बार ऐसा भी बनेगा अगर मर्क्यूरी डालोगे तो यहाँ पर लेने का आपको, ठीक है। तो रीड द लेवल ऑफ द लिक्विड द लोअर मिनिस्कस कर्व सरफेस, टेक अ रीडिंग विद द आई परपेंडिकुलर टू द स्केल। स्केल को परपेंडिकुलर रखो जिससे पैरेलक्स एरर के चांसेस कम हो, ठीक है। तो ये रहे आपके, देखो ये रहे ब्यूरेट आपकी, ये पिपेट आपकी, ये सिलेंडर्स आपके अलग अलग, और ये फ्लास्क। अगर इरेगुलर बॉडी का मुझे वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड इज फाउंड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। तो आप मेजरिंग सिलेंडर की मदद से निकाल सकते हो। उसमें आपको पानी डाल देना है, जितना ऑब्जेक्ट को डुबाओगे उतना वाटर डिस्प्लेस होगा। इसका नाम भी क्या रखा हुआ है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। इफ द सॉलिड इज लाइटर, अगर सॉलिड लाइटर है मतलब डूब नहीं रहा है तो अपने सिंकर का यूज कर लेंगे, ठीक है। इफ सॉल्यूबल इन वाटर अनदर सुटेबल लिक्विड इज टेकन, अगर कुछ सॉल्यूबल है तो अपने कोई और सब्सटेंस ले लेंगे, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पर जब पानी भरा है तो कुछ लेवल दिखा रहे हैं यहाँ पर 40 और ये 45 ml का, 45 ml का लेवल दिख रहा है, 45 ml का लेवल दिख रहा है, ठीक है क्या नहीं। ओके, अब जब मैंने पत्थर डाल दिया तो ये लेवल बदला। ये लेवल किसकी वजह से बदला होगा, पत्थर की वजह से, तो ये वॉल्यूम ऐड किया। तो ऐसे ही आपने क्या कर दिया, एक इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम निकाल दिया।
बट वही मैं बात करूं कि सर एक्चुअली डूबी मतलब ये सब्सटेंस डूब ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम, तो हम सिंकर का यूज़ कर लेते हैं। सिंकर का यूज़ करके भी हम वॉल्यूम निकाल पाते हैं। केस नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन वाटर इज इनसॉल्युबल। इन दिस मेथड वी कैन अप्लाई केस 1। केस 1 यूज़ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज सॉल्वेंट लिक्विड इन विच द सॉलिड इज इनसॉल्युबल। समझ में आया ना क्या बोलना चाहता है? मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है अगर वो सॉल्युबल है पानी के अंदर, ठीक है, बट इनसॉल्युबल है अदर लिक्विड्स के अंदर, तो हम ये यूज करेंगे, उसमें वाटर की जगह कोई और सब्सटेंस ले लेंगे। अब सर मास मेजर कर लेते हैं। तो मेजरमेंट मास क्या होता है? मास इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस और अ बीम बैलेंस। अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। और इसको मेजर हम फिजिकल जो तराजू होता है या बीम बैलेंस से कर देंगे अपने, ठीक है। तो फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल बैलेंस, उसमें सिंपल सी बात है, फिजिकल बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में जो 10th में पढ़ाऊंगा, और इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस करता है। जैसे कि यहाँ पर ये इसको यहाँ घुमाएगा, ये इसको यहाँ घुमाएगा, तो दोनों में मूवमेंट बैलेंस हो रहे हैं। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है कि नहीं? बट इसको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंडीशन होता क्या है कि दोनों के दोनों आर्म इक्वल लेंथ के होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर ले रहे तराजू, तो यहाँ पर की लेंथ और यहाँ की लेंथ पहले इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और दोनों के दोनों जो पेन लगाओगे आप यहाँ पर मेजरमेंट के लिए, उनका वेट भी इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज आपके वेट में एरर आएगा। तो देखो इस प्रकार का आपको फिजिकल बैलेंस दिखने मिलेगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो टाइम मेजरमेंट के लिए हेल्प लग जाता है। तो हैवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड फ्री टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो। तो सर एक हैवी बॉडी को कनेक्ट मतलब बांध दो आप फिक्स पॉइंट से, ओके, और लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, और उसको रोटेट करवाओ, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। इसे अपने कहते हैं बॉब, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। अब जिस टाइम से वो ऑसिलेशन करेगी उसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, जहां पर L जो है वो मेरी लेंथ है और G जो है मेरी ग्रेविटी है। यहां पर देखो तो मीन पोजीशन का जहां पर वो रेस्ट पर हो, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब फारदेस्ट पॉइंट, कोई भी ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को बोल देंगे अपने एक्सट्रीम। वन ऑसिलेशन, ठीक है, दैट इज एक बार टू और फ्रो, टू मतलब आगे, फ्रो मतलब पीछे, टू और फ्रो मोशन होता है एक एक्सट्रीम से और वापस से उस एक्सट्रीम पे बैक आता है। मतलब सर अगर ये है ऐसा एक्सट्रीम पोजीशन, देखो ये मीन पोजीशन, ठीक है, ये यहाँ पर गए एक्सट्रीम में, यहाँ से ऐसे गया और ऐसा है, एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड की बात करूं मैं, ओके, टाइम मतलब एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा उसे अपने बोल देंगे टाइम पीरियड। तो इस प्रकार का दिख जाएगा। तो देखो इसे मीन पोजीशन कहते हैं, ठीक है कि नहीं, और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन हुई, ये बॉब हो गया, ये लेंथ हो गया। तो टाइम जो लगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम पीरियड बोल दिया आपने। डेफिनेशन रिगार्डिंग सिंपल पेंडुलम, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर ऑसिलेशन क्या है, ठीक है, द कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ओके, कंसिस्टेड ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ओके, मतलब एक बार टू और फ्रो मोशन करे उसे अपने कहेंगे ऑसिलेशन। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा उसे अपने कहेंगे टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कि एक सेकेंड के अंदर कितनी बार ऑसिलेट होगा उसे अपने कहेंगे फ्रीक्वेंसी। वापस से एक सेकेंड में कितनी बार वो ऑसिलेट होगा उसे कहेंगे अपने फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड की बात करूं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि सर यहां पर अगर था तो मैक्सिमम कौन से कितने एक्सट्रीम तक जा रहा है वो क्या हो गया एम्पलीट्यूड। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ होती है मेरी बॉब के सेंटर से लेकर जहां पे आपने बांधा हो। द लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ। फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड डिपेंड, तो देखो मैंने देखा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। तो यहां पर ये लेंथ ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा टाइम पीरियड। दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट पे ले जाओगे जी छोटा हो जाता है टाइम पीरियड। एट पोल्स मतलब पोल्स पे बात करूं बरोबर तो शॉर्टर द टाइम पीरियड होगा। अगर वही मैं बात करूं इक्वेटर या माउंटेन पर तो बड़ा टाइम पीरियड होगा, ठीक है। यहां पे देखूं
सिंपल सेकंड पेंडुलम क्या होता है, अगर एक पेंडुलम को 2 सेकंड लगते हैं कंप्लीट करने के लिए ऑसिलेशन, तो उसको सेकंड नाम ही दिया है सेकंड पेंडुलम। मतलब एक पेंडुलम को 2 सेकंड का टाइम पीरियड लगे उसे कहते हैं अपने सेकंड पेंडुलम। इसका ग्राफ में प्लॉट करूं तो आपको दिख जाएगा, ये टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ है। आप लेंथ बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सर टाइम पीरियड बढ़ रहा है, और वही मैं ओके टाइम पीरियड मतलब ग्राफ ऑफ एल वर्सेस टी स्क्वायर का ग्राफ ले लूं मैं, मतलब देखो ये रहा टी, हमने पढ़ा था टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है कि नहीं। टी और एल का ले तो कर्व आता है, बट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर लेता हूं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्या आएगा ये स्ट्रेट लाइन, ये याद रखना बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका चैप्टर 1 पूरा अच्छे से खत्म होता है। मुझे बहुत मजा आया और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।